जेल में मैं 8 महीने और कुछ दिन रहा हूँ। तहकीकात रात-रात भर करते थे, बिठाते थे, पूछताछ करते थे, पेचीदे सवाल करते थे। ये है कि मुझे मेंटली इतना ज़्यादा टॉर्चर किया था कि मैं आपे से बाहर हूँ। धोखा अगर कहा जाए तो सबसे पहले तो मुझे एजेंट द्वारा धोखा दिया गया है। मेरे परिवार वालों को मुझे छुड़ाने के नाम पे लाखों रुपए की ठगी की गई है एजेंट द्वारा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं झांसी टाइम्स। मैं शेख गुल मोहम्मद आपके साथ फिर एक नए अपडेट्स के साथ मौजूद हूँ। मैं आपको आज एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ जो कि मध्य प्रदेश निवाड़ी जिले के निवासी हैं, जिनका नाम रज़ा कादरी है, जो कि कांग्रेस के युवा उपाध्यक्ष भी हैं, जो कि अपनी दादी के साथ 21 जनवरी को उम्रा करने के लिए मक्का मदीने गए हुए थे, जहाँ पर उन्होंने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन भारत जोड़ो यात्रा के बैनर के साथ अपनी एक फ़ोटो मक्का पे क्लिक कराई थी, जिसके बाद उन्हें काफ़ी सारी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ा। आइए मैं आपको उनसे मुलाकात कराता हूँ और जानते हैं कि उन्हें किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। बहुत-बहुत स्वागत है आपका झांसी टाइम्स। धन्यवाद सर। आप झांसी से कब रवाना हुए थे मक्का के लिए? मैं झांसी से 20 तारीख को यहाँ से ट्रेन से दिल्ली के लिए गया। 21 तारीख को मेरी फ्लाइट थी दिल्ली से जद्दा के लिए। सऊदी जद्दा में 22 तारीख को मैं पहुँच गया। 22 के बाद होटल गया। होटल में फ्रेश वगैरह होने के बाद मैं सीधा उम्रे के लिए ज़ियारत के लिए वहाँ पे मक्के में हरम चला गया। आपके 22 साथ और कौन-कौन गया था? मेरे साथ मेरी दादी गई हुई थी और यहाँ से झांसी के कुछ लोग गए हुए थे। क्या हुआ फिर आपके साथ वहाँ? 22 तारीख को मैंने उम्रा किया, 23 को उम्रा किया, 24 को वहाँ पे लोकल में जो और जगह ज़ियारत करने के लिए है, मैंने ज़ियारत की। ज़ियारत के बाद 25 तारीख को मैं थोड़ा तबीयत ख़राब थी, मैं रहा फिर 25 को ही रात में मैं फिर ज़ियारत के लिए गया। 26 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैंने तिरंगे के साथ फ़ोटो खींची, भारत जोड़ो यात्रा के बैनर के साथ फ़ोटो खींची और वहाँ पे दुआ माँगी देश के अमन-चैन के लिए। हमारे नेता राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा उस समय पे कर रहे थे, यात्रा सफल होने के लिए दुआ माँगी और दुआ माँगी कि जल्द से जल्द हमारे नेता राहुल गांधी जी को हम प्रधानमंत्री जी के रूप में देखें। फिर ऐसा क्या हुआ अचानक कि आपके साथ इतनी दिक्कत परेशानी आ गई? फ़ोटो वहाँ से मैंने सोशल मीडिया पे अपलोड किया। यहाँ से वो फ़ोटो सभी लोगों ने उसको पोस्ट किया, ट्वीट किया, रीट्वीट किया, वायरल हो गया और जहाँ तक मुझे पता है, बताया गया है कि बीजेपी आईटी सेल के द्वारा सऊदी के लिए कंप्लेन की गई और एज़ अ पॉलिटिकल रॉ एजेंट वहाँ मुझे सऊदी में रिप्रेज़ेंट किया गया। मेरे यहाँ पे जो लीडर्स के साथ फ़ोटोज़ थी, वीडियोज़ थी आंदोलन की और जो भी फ़ोटोज़, वीडियोज़ जो बड़े लीडर्स के साथ थी, वो वहाँ पे सेंड की गईं। तो फिर वहाँ का जो प्रशासनिक तौर पर आपके साथ क्या रवैया रहा? सबसे पहले मुझे पुलिस स्टेशन में रखा गया। पुलिस स्टेशन में वो लोग मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो गए। जिस तरीके से अपने यहाँ पे मुचलका होता है, वहाँ पे एक फ़ॉर्म फिल अप कराते हैं। मुझसे फ़ॉर्म फिल अप करने के लिए बोला, मैंने फ़ॉर्म फिल अप किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप वीज़ा कंपनी के मैनेजर का लेटर लेके आएँ या फिर किसी जो आप लोकल में अगर सऊदी के किसी बंदे को जानते हो, तो उसको लेकर आएँ। मैंने उन्हें जवाब दिया कि मुझे यहाँ पे 4 से 5 दिन हुए हैं। मैं ना तो यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस के बारे में मुझे पता है, ना ही मैं यहाँ पे किसी को जानता हूँ। फिर मैंने जो मेरा एजेंट था, कासिफ़, उसे कॉल किया, वो आया। उससे उन लोगों ने वीज़ा, पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स लेटर लेने के लिए डिमांड की पुलिस ने वहाँ की। ये उन्हें आश्वासन दे के वापस आया। मेरा पैसा वग़ैरह, सामान वग़ैरह जो पुलिस स्टेशन से सब लेके वापस आ गया। उसके बाद कंटीन्यूअसली दोपहर के बाद मैंने कॉल कराए पुलिस वालों से। दूसरे दिन सुबह भी कॉल कराए। दोपहर में पुलिस वालों को भेजा होटल, ना ही इसने कॉल उठाया, ना ही ये होटल में मिला और फिर उसके बाद पुलिस ने मुझे जेल में भेज दिया। कितने समय आप वहाँ जेल पर रहे हो और किन-किन दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? जेल में मैं 8 महीने और कुछ दिन रहा हूँ। 2 महीने तक तो मुझे एक सिंगल रूम में रखा गया। तहकीकात रात-रात भर करते थे, बिठाते थे, पूछताछ करते थे, पेचीदे सवाल करते थे। किस तरीके के सवाल होते थे आपसे? मतलब सऊदी के बारे में पूछते थे। सऊदी की मैंने कहा मुझे सऊदी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आप पॉलिटिकल रॉ एजेंट हैं और आप कांग्रेस से आपका क्या रिलेशन है? आप क्या करते हैं? इस तरीके के सवाल वो पूछते थे और आपने क्या-क्या पॉलिटिकल गतिविधियाँ आप करते हैं? यहाँ पे आप क्या पॉलिटिकल गतिविधि करने के लिए आए थे?
यहाँ पे आपके आने का मोटिव क्या था? किस लिए आप यहाँ पे आए थे? इस तरीके के सवाल मुझसे पूछे जाते थे। तो वहाँ का आपका जो प्रशासन का किस तरीके का रवैया रहा आपके साथ? प्रशासन का ये है कि मुझे मेंटली इतना ज़्यादा टॉर्चर किया था कि मैं आपे से बाहर हो गया। कितने घंटे की पूछताछ हुआ करती थी दिन भर में आपसे? दिन में नहीं, वो शाम के टाइम बिठाते थे, कभी रात हो जाती थी, कभी 4 घंटे हो गए, कभी 5 घंटे हो गए, कभी 6-6, 7-7 घंटे होते थे। इस तरीके से मुझसे पूछताछ की जैसा जाती कि थी। आपने बताया कि शुरुआती दौर में आपको कमरे में रखा गया, उसके बाद आपको जेल कब शिफ्ट किया गया? मुझे वो जेल ही था पूरा, मुझे पहले सिंगल कमरे में रखा गया, फिर एक बंदे के साथ कुछ दिनों के लिए डाला गया, फिर 4 लोगों के साथ डाला गया। लेकिन वो सिंगल रहने की तरह था, क्योंकि वहाँ पे जो और लोग थे, सभी अलग-अलग कंट्रीज़ के लोग थे। ना ही मुझे किसी की भाषा समझ में आती, ना ही किसी को मेरी। जो बात होती खाने की, पीने की, वो सब इशारों में बात हो जाया करती। थोड़ा बहुत समझ लिया करते थे इशारों में, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता था। किस तरीके से खाना-पीना आपको वहाँ प्रोवाइड किया जा रहा था? का ऐसा है कि वहाँ पे जिस तरीके से अपने यहाँ पे नाद रोटी होती है, तो वहाँ पे वो रोटी होती थी, एक ब्रेड सुबह दिया जाता था, एक शाम को दिया जाता था, दोपहर में चावल दिए जाते थे। तो वहाँ से अब आपकी वापसी कब हुई है? वापसी मेरी मेरी यहाँ पे मैं 4 तारीख को झांसी आ गया था और 3 तारीख को कोची एयरपोर्ट पे लैंड हो गया था। तो जो आपने इतनी बड़ी समस्याओं और दिक्कतों का सामना किया, इसमें आपका किन-किन लोगों ने साथ दिया और कहाँ से आपको धोखा देखने को मिला है? धोखा अगर कहा जाए तो सबसे पहले तो मुझे एजेंट द्वारा धोखा दिया गया है। मेरे परिवार वालों को मुझे छुड़ाने के नाम पे लाखों रुपए की ठगी की गई है एजेंट द्वारा और अन्य एजेंटों को भी उसने भेजा और उन लोगों ने भी ठगी की है। कई लाख रुपए की ठगी मेरे परिवार से एजेंटों ने की है और मुझे छुड़ाने में भी उन लोगों ने काफ़ी पैसा खर्च कर दिया है, कर्ज़ लेके कहीं किसी से लेके खर्च किया है। और छुड़ाने में मदद का कहें तो सबसे पहले नीचे से शुरुआत करते हैं तो हमारे जो पूर्व मंत्री भारत सरकार के जैन साहब हैं, इन्होंने मदद की, दिग्विजय सिंह जी ने मदद की, राहुल गांधी जी ने मदद की और हम और मेरे परिवार के साथ काँधे से काँधा लगा के हमारे निवाड़ी के कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र घोष जी 2 से 3 महीने तक कंटिन्यूअसली भोपाल, दिल्ली कंटिन्यूअसली होते रहे। तो आप जब झांसी लौटे तो सबसे पहले आपकी किससे मुलाकात हुई? मैं झांसी लौटा, सबसे पहले मेरी माँ से मेरी मुलाकात हुई। उसके बाद जैसे ही निवाड़ी एंटर्ड होने से पहले निवाड़ी बॉर्डर पे रविंद्र घोष जी पूरी कांग्रेस पार्टी की टीम को लेकर स्वागत के लिए वहाँ पे खड़े हुए थे। जब आपको इतनी सारी दिक्कतों, परेशानियों का सामना करना पड़ा, उस समय आपकी दादी के साथ कौन था? मुझे नहीं पता है दादी को साथ जब मैं यहाँ से गया था तो 4-5 लोग जो झांसी के थे, उनसे संबंध अच्छे हो गए थे, मुलाकात उनसे अच्छी हो गई थी, बातचीत तो वो लोगों ने दादी की केयर की और दादी को वो लोग यहाँ पे वापस लेके अपने साथ आए। का इशू हुआ तो उन्होंने मुझे दूसरी जेल में शिफ्ट किया। वहाँ पे एक एजेंट मिला, एजेंट से संपर्क हुआ, उसने बात की मुझसे, मेरे घर पे बात कराई और उससे सेटलमेंट हुआ। उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कराए, वहाँ पे उसकी अप्रोच थी, उसने पैसा वगैरह लिया घर वालों से बात कराई मेरी और उसने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करा के मुझे टॉर्चर, रात भर सोने नहीं देना, खाना प्रॉपर्ली नहीं देना, लैंग्वेज का यूज़ नहीं होना प्रॉपर्ली और सवालात घंटों तक बिठाए रखना, तहकीक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना, ट्रूथ एंड लायर वाली मशीन लगा के सवालात पूछना, इस तरीके से। तो फर्स्ट टाइम था, आज तक मैंने कभी खुद के लिए पुलिस स्टेशन की दहलीज पे कदम नहीं रखा। फर्स्ट टाइम मेरे साथ ये सब हुआ, इस वजह से ज़्यादा नर्वस, डिप्रेस बहुत ज़्यादा था। आज भी डिप्रेस हूँ, अभी भी प्रॉपर्ली ना ही मेंटली फिट हूँ और ना ही फिजिकली। को याद करते हो तो क्या लगता है? रूह काँप जाती है। अल्लाह दुश्मन को भी इस तरीके से कभी ट्रीट ना करे। जब ये वहाँ से छूट के वहाँ से रिहा किया तो इनके मुंह से पहले हिंदुस्तान जिंदाबाद निकला और यहाँ पे भी इन्होंने आए बस इंडिया इज ग्रेट, भारत माता की जय, इनके मुंह से वो शब्द निकले। यहाँ के मुंह से तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये अपने वतन को निकले। पूरे टाइम इन्होंने वतन के बारे में सोचा, मतलब इतने महीने के बाद इन्होंने वही बोला। सिर्फ
1 मिनट जब हालत ज़्यादा ख़राब हुई तो डॉक्टर के कहने पर 2 मिनट बात हुई थी, जिसमें मैंने कहा था कि मैं फला जेल में हूँ और मेरी तबीयत सही है, अच्छे से हूँ और जल्द से जल्द मैं रिहा हो जाऊँगा, आप लोग टेंशन ना करें। किससे बात हुई? फोटो तो भेजिए। ये मेरे मामू से मेरी बात हुई थी। जैसा कि आपने देखा कि इनको काफ़ी दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी के साथ हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के प्रदीप जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे भी मैं बात करूँगा कि इतनी सारी दिक्कत परेशानी आने पर और फिर इनका इतना ज़्यादा समर्थन रहा कि उनको वापसी सुरक्षित लाया जा सका। इसके बारे में उनका क्या कहना है? हमें रजा कादरी पे नाज है। पूरी बुंदेली माटी को अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने का एक मौका मिला कि 26 जनवरी को उन्होंने पूरी दुनिया के हित में जो भारत जोड़ो यात्रा थी, वो सारी दुनिया की अमन चैन शांति के लिए थी। उसका केवल एक संदेश देने का, एक लोगों के बीच में एक खुशबू फैलाने का काम किया, लेकिन मंजूर नहीं था और उन्हें इतनी यातना और कष्ट सहना पड़ा। लेकिन हम लोगों ने प्रयास किए, क्योंकि हमें सबसे पहले हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जांबाज अध्यक्ष रविंद्र घोष जी ने संपर्क किया। उनके परिवारी जन के साथ ये आए, इन्होंने बताया तो हमने गौरव से कहा, चूंकि ये गौरव दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते, हमें एक्सटर्नल मिनिस्ट्री का बहुत ज्यादा अंदाज नहीं था। हमने कहा, उन्होंने कहा पापा उस देश के अंदर वहां के कानून चलते हैं। हमने कहा बेटा इनको कहले, हमारे भी वो मित्र हैं और यूथ कांग्रेस के बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और नेशनल इवेंट्स में भी बहुत अच्छी दखल रखते हैं और बुंदेलखंड के हित के लिए करते हैं। तो हमने कहा, फिर हमने शशि थरूर को फोन किया और सलमान खुर्शीद को, फिर रविंद्र घोष जी दिल्ली भी गौरव के चैम्बर में गए कई बार और कई बार मध्य प्रदेश में भी बात की। ऐसा हम लोग असहाय सा महसूस करते थे कि कोई इनको मदद कर नहीं पा रहे हैं। सरकार की जो स्थिति है, एम्बेसी की जो स्थिति है, दादी की तबीयत खराब रही, एक एक दिन मुश्किल से कटा। पूरे बुंदेलखंड में इनके रिश्तेदार हैं, मड़ावरा से, मऊरानीपुर से, झांसी से, ललितपुर से, हर जगह से हमारे पास फोन आते थे। लोगों का स्नेह मोहब्बत हमसे रहती है तो उन्हें लगता था हम ऊपर दिल्ली में बात करते थे। और फिर हमने गौरव से कहा, हमने कि कैसे भी अभी जब जून जुलाई में मैंने फिर रविंद्र भाई ने कहा कि भाई तो कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि वहां इनकी जो लगन, मेहनत और ईमानदारी और कर्मठता थी। जब इन्हें जेल में समुंदर के दरिया के बीच में भी बंद किया तो उस समय भी इन्होंने जिस तरह की वहां पे व्यवहार किया, जिस तरह की बातचीत की, उस बातचीत से भी उधर की सरकार को लगा, क्योंकि वहां हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, तो उनको लगा कि ये बिल्कुल अच्छे युवा हैं और इनके अंदर कोई भी ना इनका उद्देश्य राजनीतिक है। भले ही ये किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता थे, लेकिन ये उस उद्देश्य से नहीं गए थे। एक नौजवान के अंदर जो जोश होता, अगर इनसे कह दिया जाता कि भाई यहाँ पे ये नहीं पहनना, ये नहीं पहनते, वो बनियान इन्हें कोई नहीं। दुआ तो कोई भी कर सकता है। इन्होंने राहुल गांधी के लिए दुआ की, हम लोगों के लिए दुआ की कि बुंदेलखंड खुशहाल हो, तो दुआ करना तो सभी लोग करते हैं। तो ऐसे में तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी यातना के बावजूद भी इनके अंदर अभी एक मजबूत मनोबल है और हमें इन पे नाज है, फक्र है। और इनके मामू बैठे हुए हैं, ये भी दिन रात लगे रहे। इनकी पूरी टीम रविंद्र घोष के नेतृत्व में पूरे दिल्ली, भोपाल, जहां जहां जा सकते थे और वो आज सही सलामत हमारे बीच में आए। और दादी की तबीयत जरूर इतने दिन में किसी को भी एक वो लग सकता है, तो वो अब हम इनका बड़े स्तर पर दिल्ली में सम्मान कराएंगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, बनियान पहनी, नेशनल फ्लैग दिखाया, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की दुआ की, इसलिए कि इन्होंने वहां रहकर भी पूरे देश का नाम गौरवान्वित किया। अनुशासित ढंग से ये रहे,
इन्होंने जो भी बात की, भाषा की बात की, तो इन्होंने कहा ट्रांसलेटर चाहिए। अगर वो कहते थे कि आपको कोई तकलीफ, तो ये कहते थे भारत जिंदाबाद। हमेशा इन्होंने कभी भी उससे समझौता नहीं किया कि बुरे से बुरे वक्त में भी इन्होंने भारत माता के लिए, हिंदुस्तान के लिए, देश के जिंदाबाद के सम्मान को सुरक्षित रखा।